अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में ईरान की आप दिफाई हिकमत अमली को कैसे देखते हैं? क्या ईरान वाकई मौसर जवाब दे रहा है अमेरिका को और इसराइल को? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये इस वक्त जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की कोलूजन से जो जंग हो रही है, इसके अंदर जो एयर मीडियम का इस्तेमाल है, उसके अंदर ईरान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल है, जबकि दूसरी तरफ से पूरी जो ताकत या सलाहियत है जो एयर मीडियम को इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरह जहाज़ हो गए या फिर मिसाइल्स हो गए, तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इज़राइल और अमेरिका के पास हैं। सो ये पुराने दिनों में इस तरह होता था जी कि सिमेट्रिकल वॉर होती थी, दोनों तरफ जहाज़ होते थे। फिर उसके बाद जो जो वक्त गुजरता गया उसके अंदर चीज़ों के अंदर बेहतरी आती गई, और फिर उसमें जब बेहतरी आई तो जो एयर फोर्स का इस्तेमाल था या एयर मीडियम का इस्तेमाल था, ये रिलेटिवली वो मुल्क भी करना शुरू हो गए जिनके पास इतनी सलाहियत या इतनी सख्त नहीं होती थी कि वो एक अच्छी एयरफोर्स या ज़्यादा पैमाने में एयर फोर्स के एसेट्स को ख़रीद सकें या अपने पास रख सकें। तो ईरान के साथ भी यही हुआ जी। ईरान की एयरफोर्स डेवलप नहीं हुई, और दूसरी तरफ जो है अभी इसराइल इज़ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेज, और दुनिया की सबसे अच्छी एयरफोर्स जो है वो अमेरिका के पास है। सो इट इज़ अमेरिकन एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स वर्सेस ईरानी एयरफोर्स, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उनकी जो हवा के अंदर जो सख्त है, ये जो स्ट्रेंथ है, या हवा के मीडियम को इस्तेमाल करने की जो स्ट्रेंथ है, वो उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये दिस इज़ दी पुअर मैन ये एयरफोर्स, जो उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं जो कि एक नॉर्मल एयरफोर्स या जहाज़ों से डिलीवर की जाती हैं। तो इस सारे के अंदर जो डिसएडवांटेज के ऊपर है वो ईरान है। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि चूँकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप जहाज़ लेते हैं तो वो महंगी चीज़ होती है, अगर आप ड्रोन्स लेते हैं या मिसाइल्स लेते हैं तो वो सस्ती चीज़ है। या और स्पेशली अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करें, जो कि ईरान खुद मैन्युफैक्चर भी करता है, तो ये ईरान के पास इस वक्त ये होना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी, और इसकी वजह से उनको रेजिलियंस भी है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और उन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए उसकी वजह से दे आर ब्लीडिंग आउट दी अमेरिकन एंड दी इजरायलीज। और फिर जब वो अटैक करते हैं तो वो हम सब जानते हैं कि ईरान की मईशत कई सालों से दबाव का शिकार है, तो फिर ईरान खुद से इन तमाम मिसाइलों को या जितनी भी ये दिफाई सलाहियत है इसको मैन्युफैक्चर कैसे कर रहा है? इसके अंदर जी हाई एंड स्किल या टेक्नोलॉजी नहीं होती एज कम्पेयर टू हैविंग एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ना कि ये जो इनके ड्रोन्स हैं वो 20-25 हज़ार डॉलर में बन जाता है एक अच्छा ड्रोन, और जबकि अगर आप वही उसको ड्रोन को गिराने के लिए मिसाइल बनाएंगे वो 4 से 6 मिलियन डॉलर्स का बनता है। तो ये इस तरह की डिस्पैरिटी है। और फिर इनके पास वो बेस भी नहीं है, इंडस्ट्रियल बेस, जो एविएशन इंडस्ट्री को जो है परवान चढ़ा सके। तो उसके लिए जो इन्होंने दे चोज द बेस्ट पाथ, जो वो करो जो कर सकते हो, एंड उन्होंने ये इस डिसीजन लिया कि जी अगर हमें अच्छी जहाज़ नहीं, महंगे जहाज़ नहीं मिलते, या हमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ नहीं मिल सकते, या वो हमारी जो है वो सख्त से बाहर है, तो कम से कम हम वो तो काम कर सकते हैं ना जो कि हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकें। और फिर उन्होंने इसी के अंदर ही अपनी जो है स्किल बढ़ाई, और स्किल लेवल को वो ऐसे लेवल पे ले आए हैं कि आज वो जो है उन्होंने ना कुछ चने चबवाए हुए हैं इसराइल के भी और अमेरिका के भी। अब आप देखें कि ये जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने खलबली मचा के रखी हुई है, वो सिर्फ इस वजह से है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है। बट इसके ऊपर एक चीज़ जो हमें और भी देखनी चाहिए वो ये है कि ये जो सारी जिस तरह आपने बताया कि जी पहले न्यूक्लियर का ड्रामा हुआ, फिर उसके बाद मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है वो अरेज करने का ड्रामा हुआ, फिर उसके बाद रजीम चेंज का हुआ, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ये एक्चुअली इट वाज टू पुट दी ईरानियन अंडर प्रेशर, क्योंकि उन्होंने इजराइल ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है ना, वो ये था कि उन्होंने
जो अरब कंट्रीज थे उनको एक थ्रेट होता था और वो ये था कि इजराइल का थ्रेट होता था। अब उन्होंने ये जो है थ्रेट जो है शिफ्ट कर दिया इसका महवर ईरान के ऊपर। अब वो कहते हैं कि जी हम नहीं कहते थे आपको कि जी ईरान जो है वो रोग स्टेट है और वो जो है दे आर आउट ऑफ कंट्रोल देश। तो अभी उन्होंने और जब ईरान जो है दीवार के साथ लगा और ईरान वांटेड टू रिएक्ट बिकॉज जो यूएस बेसिस के ऊपर से जब अटैक हो रहा था मिडिल ईस्ट में, तो वो उन्होंने अपना उसको लेजिटिमेट टारगेट समझा और उन्होंने उनको अटैक करना शुरू कर दिया। आज 14-15 मुल्क हैं जिसके ऊपर अटैक हुआ है और उसके अंदर यह है कि अब नाउ हु इज द बैड मैन, द बैड गाय इज द इरानियंस। और वो देखें कि इतनी खूबसूरती से नेतन्याहू ने बिल्कुल पासा पलट दिया। वो लोग जो इजराइल को अपना दुश्मन समझते थे आज ईरान को समझना शुरू हो गए हैं। और फिर दूसरा यह है कि आपस में भी इनकी कोई जो इतना गठजोड़ नहीं है अरब कंट्रीज का, क्योंकि अगर इनके अंदर कोई थोड़ी भी जो चीज़ सैनिटी होती तो बजाय इसके एज मुस्लिम स्टेट्स ये ईरान के साथ लड़ते या एक दूसरे के अंदर मिसट्रस्ट रखते। वो आज जो है एक टेबल पे बैठने को तैयार ही नहीं है। देखिए इस वक्त आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि हम ओआईसी की मीटिंग देख रहे होते हैं, वहां पे लोग ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि जी अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है आसिम साहब कि ईरान की जानिब से जब इन मुल्कों में जो अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे थे उनको टारगेट किया गया, अभी तक ओआईसी के इजलास के हवाले से भी कोई बात सामने नहीं आ रही। क्या इन अरब कंट्रीज़ की जानिब से कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ईरान का कह के इन अमरीका या इसराइल वो हमें एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो डिसीजन जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने ही लेना है और ईरान इसके अंदर ईरान के पास बहुत कम लेवरेज है बिकॉज ईरान के ऊपर तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं सुबह शाम और कभी उनके ऊपर जहाज आ रहे हैं, कभी उनके ऊपर टॉमहॉक मिसाइल्स आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे ला के अपने शिप्स भी खड़े किए हुए हैं जिसके अंदर से अभी प्रॉबेबली जो कैरियर्स हैं वो थोड़ा रिट्रीट कर गए जब उनके ऊपर अटैक वगैरह हुआ है या एलिजेड अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर, तो अभी वो उनकी रेंज से बाहर निकल गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये ईरान को तो आपने जब दीवार के साथ लगाया तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया। अगर आप ये वाली सिचुएशन ना लाते तो शायद आज हॉर्मुज़ खुला होता। और अब जो है वहाँ पे जो रिएक्शन आया है और जो रिजॉल्व दिखाया है ईरानियंस ने वो उनकी सर्वाइवल के लिए। और अगर आज इजरायली ये जो है ईरानियंस जो हैं वो इजरायली और अमेरिकन प्रेशर में आके वो किसी किस्म की नेगोशिएशन भी करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी प्रॉब्ली दी बिगिनिंग ऑफ एन एंड। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जैसी रेजिड्यूट कौम और इतनी बहादुर कौम जो है वो किसी किस्म के नेगोशिएशंस के लिए इस वक्त तैयार होगी। और मेरा ख्याल है कि ईरान के फ़िलहाल तो लगता यही है कि फेवर में यही जाएगा कि वो इसको प्रोलॉन्ग करें और वो जो है इजराइल की और अमेरिकन की जो पेन है उसको उसमें इजाफा करें, उसके अंदर वो डेस्परेशन दें। देखिए पहले ये बात करते थे कि जी हम बूट्स ऑन ग्राउंड भी ले आएंगे, फिर देखिए बूट्स ऑन ग्राउंड की भी जो बात है वो थोड़ी मध्यम पड़ गई या थोड़ी सी वीक पड़ गई, वो सिर्फ इसलिए कि एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल एंड नेशन लाइक ईरान विल नेवर टेक इट लाइंग डाउन। आपका क्या ख्याल है कि इजराइल या कोई और फोर्सेस या कुर्दिश फोर्सेस anybody who tries and comes or enters Iran, that will not be possible। और मैं ये देख रहा था, पता नहीं सोशल मीडिया पे सच है कि नहीं, कि कुर्दिश लीडर ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने किसी किस्म की रजामंदी किसी को नहीं दी कि हम अपनी फोर्सेस तो जो अमेरिका ईरानी पुलिस और ईरानी फौजों को कह रहा है, जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है पास्तारान इनकलाब को भी और ईरानी पुलिस को भी कि वो गैर मशरूत हथियार डाल दें, इसका इम्कान आपको नजर आता है? मेरा तो ख्याल है जी बिल्कुल नहीं है। आप वो देखें, आप टेम्परेचर देखें इस वक्त ईरान के अंदर जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई खुमैनी साहब की, आप मुझे बताएं कि उसके बाद कोई गैरतमंद या कोई भी आदमी ईरान के अंदर जो है वो प्रो वेस्ट फीलिंग रखेगा? मेरा तो ऐसा नहीं ख्याल के है।
और ये जो है ईरान की जो है इट्स अ सिविलाइजेशन, यू कांट एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस ऑलवेज सर्वाइव एंड इरानियंस हैव सर्वाइव्ड एंड दे हैव नॉट बीन रूल्ड। ये चीज़ याद रखें, जो लोग कभी रूल नहीं होते ना, वो उनको पता होता है कि अना क्या चीज़ होती है। और मेरा ख्याल है कि आज ईरानियंस जो खड़े हुए हैं ये उनकी अना है जिसके पीछे वो इतना जो है अपने आप में जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक कौम हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भी कोई भी इंडिकेशन इस वक्त है कि ईरानियन एज अ नेशन दे आर ब्रेकिंग अंडर प्रेशर। नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जिस तरह अमरीकी सदर दावा कर रहे हैं कि ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और जो नेवी है, वैसे तो वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और ईरान कमज़ोर हो गया है। एक तो इस दावे में कितनी हकीकत है, और दूसरा जो ईरान की जानिब से हर रोज़ अभी टीवी पे न्यूज़ भी चल रही थी कि 300 से ज़ायद रोज़ाना मिसाइल फायर किए जा रहे हैं इसराइल पर। ईरान के पास कितनी कैपेसिटी है मज़ीद इन मिसाइल्स को फायर करने की, और कितने दिन की? जी, पहली तो चीज़ ये है कि जी ये तो बात मानने की है कि ईरान के पास पहले भी एयरफोर्स जो थी वो बड़ी कमज़ोर थी, और मेरा ख्याल है ये अटैक्स जो किए हैं उन्होंने उसके बाद शायद थोड़ी और भी कमज़ोर हो गई हो। और लेकिन नेवी का मैं कोई इतना वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे तो दोनों तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया ब्लैकआउट है और हमें एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता चलती। जिस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं कि जी जो है तेहरान के अंदर जो है वो इट हैज़ बीन अ रेज टू ग्राउंड और वो सारी इमारतें गिर गई हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उधर डिफरेंट जर्नलिस्ट जो हैं स्पेशली CNN वाले और फिर उसके अलावा कुछ और वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे रील्स पोस्ट की हुई थी जिसके अंदर वो दिखा रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लाइफ इज़ ऑन नॉर्मल। ठीक है, उधर थोड़ा सा जो है दहशत है थोड़ी बहुत, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि वो डर के भाग गए हैं या उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है उसका मामूल जो है उसको रद्द कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो एज़ फार एज़ दी इरानियंस आर कंसर्न, आई थिंक कि कुछ मीडिया ब्लैकआउट भी है और कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन आप देखें कि जब आप एयरफोर्स की बात करते हैं या नेवी की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होनी थी। अब पहली बात तो यह है कि आप एनिमी को डिनाई करते हैं, ये जो है ट्रेड रूट्स स्ट्रेट बंद कर दी, काम पूरा हो गया। फिर आप एनिमी को डिनाई करते हैं कि जी आपके ऊपर कोई एग्रेशन ना की जाए सी की तरफ से, आपने उनके वो जो है कैरियर को वहाँ से भगा दिया, दूर कर दिया। और फिर दूसरा एक और जो आपका थ्रेट होता है कि जी जब ऑपरेशन होने हैं तो उसके लिए उनको फ्यूल चाहिए, तो इन दी नियर विसिनिटी कौन सा फ्यूल है कैरियर के ऊपर? कैरियर तो खुद न्यूक्लियर पे चलता है, लेकिन कैरियर के जो जहाज है वो तो न्यूक्लियर पे नहीं चलते ना जी, उसके लिए तो उनको फ्यूल चाहिए होगा। तो फ्यूल कहाँ से उनका रिप्लेनिश होगा? और जिस तरह खबरें आ रही कि मे बी दे आर रिट्रीटिंग टू द इंडियन कोस्ट लाइन, और इस तरह की जो है मजबूरियां डेफिनेटली जो है वो आ रही हैं सामने, जो नेवी भी क्रिएट कर सकती है।